नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। एचआर पब्लिकेशन की ये किताब जो पंचायती राज के लिए है, इसको हम कवर कर रहे हैं ऑनलाइन पर। इस किताब का वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको किस में मिलता है? इसका पीडीएफ मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ क्या मिलेगा आपको? टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चों को शिकायत है कि सर कहीं पे मिस्टेक है, जहाँ पे मिस्टेक होगा उसको मैं सुधार दूंगा, पढ़ा किस ले रहा हूँ। कहीं पे भी इसमें मिस्टेक होगा, बहुत नगण्य है मिस्टेक, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक होगा उसको मैं सुधार दूंगा। कुछ पॉइंट अगर मिसिंग हो गए तो इस किताब से ज़्यादा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये किताब तो मैं बताते चलूंगा साथ में, लेकिन जहाँ पे डिटेल बताना चाहिए होगा धारा सहित उसको बताएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जहाँ पे ट्रिक से बताना होगा ट्रिक से बताएंगे। बिना देरी के शुरुआत करते। पिछला लेक्चर हम ग्राम सभा पर लिए थे, आज पंचायतों का गठन पढ़ेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? पंचायतों का गठन। तो पिछला लेक्चर 5वां लेक्चर का था और ये 6वें नंबर का लेक्चर है, मतलब 6वें नंबर का चैप्टर है इस किताब के अंतर्गत। पंचायतों का गठन एवं संरचना। पंचायतों का गठन एवं संरचना। देखिए, पंचायतों का गठन एवं संरचना, इसका प्रावधान कहाँ कहाँ पर है? इसका प्रावधान दो जगह की हम बात करेंगे। एक संविधान मतलब भारत का संविधान, इसका भारत का संविधान, भारतीय संविधान, और दूसरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट। तो पंचायतों का गठन एवं संरचना की बात हम दो जगह पढ़ेंगे। कहाँ पे? भारत के संविधान के अंतर्गत। तो भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों का गठन की बात कहाँ पे है? तो ये है 243, आर्टिकल 243। कहाँ है आर्टिकल 243? पंचायतों का गठन की बात कहाँ है? आर्टिकल 243, पंचायतों का गठन। लेकिन ये किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अंतर्गत। उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ऐसे आप पढ़ते हैं। ठीक। 243 में संरचना है, बी में गठन है, सी से संरचना, डी से आरक्षण, ठीक है, ई से अवधि, एफ से फेलियर, डिस्क्वालीफाई होना। ऐसे बहुत अच्छे ट्रिक हैं, उसको मैं जब लेक्चर आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो सी से संरचना। ठीक, तो पंचायतों की संरचना। ये तो बात हो गई भारतीय संविधान की। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से पंचायती राज एक्ट लाया गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इस एक्ट के कौन से अध्याय में पंचायत का गठन की बात की गई है, स्थापना की बात की है? तो पंचायतों की स्थापना की बात अगर करें तो ये अध्याय 3 की बात कर रहा हूं, धारा 3 की बात नहीं, चैप्टर। तो अध्याय की संख्या कौन सी है? 3, पंचायतों की स्थापना। इस अध्याय 3 में कहां से कहां तक धारा है? धारा 8 से लेकर 41 तक है, और धारा 8 में ही हम पंचायतों का गठन पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 8 में ही क्या पढ़ेंगे? पंचायतों का गठन पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर? तो अब समझना धारा 8 क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। मैं यहाँ पे धारा स्किप कर दिया, ठीक, डायरेक्ट पंचायत का गठन आ रहा है, तो मैं लाइन से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी धारा आ रहे हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते चलता हूँ। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, यही मेरा काम है। जहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है उसको मैं बता दूँ। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, अब देखो धारा 8 से लेकर 41 तक है, ये तो हम देख लिए, लेकिन धारा 8 में क्या लिखा है ये हम जानते हैं। धारा 8 में देखो, धारा 8 में ये पंचायतों के गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों के गठन की बात की गई है, और ये गठन कैसे होगा, इसकी स्थापना कैसे होगी? तो ध्यान रखना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक, यानी कि विकास खंड की बात कर रहा हूं, विकास खंड या खंड या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये 3 व्यवस्था है। तो धारा 8 के अंतर्गत क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगा, खंड स्तर पर जनपद पंचायत रहेगा, जिला स्तर पर क्या रहेगा? जिला पंचायत रहेगा, जिला स्तर पर क्या रहेगा? जिला पंचायत रहेगा। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब समझना, ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, इसमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो पार्षद का, महापौर का, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब नाम सुने होंगे। अगर आप गांव स्तर में रहते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप पंच, सरपंच, उप सरपंच, इन सब का नाम सुने होंगे। तो समझना बात को, ग्राम पंचायत, विकास खंड और मतलब जिला, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, तीनों जगह 3-3 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। 3-3 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के लोग मिलेंगे? तो एक मिलेगा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, दूसरा मिलेगा उपाध्यक्ष, और तीसरा मिलेगा सदस्य। यहां पे भी ये तो जिला पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हो गया। ठीक,
जिला के अंतर्गत बहुत सारे विकास खंड आते होंगे, उस खंड के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत आते होंगे। विकास खंड में भी आपको पहला आदमी कौन देखने को मिलेगा? अध्यक्ष। दूसरे प्रकार का आदमी देखने को मिलेगा उपाध्यक्ष, और तीसरे प्रकार का आदमी मिलेगा उसका मेंबर यानी कि सदस्य। ग्राम पंचायत स्तर पर भी 3 प्रकार के आदमी मिलेंगे। पहला आदमी मिलेगा अध्यक्ष, दूसरा आदमी मिलेगा उपाध्यक्ष, और तीसरा आदमी मिलेगा सदस्य। बोले सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो आप। नहीं, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य था जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर यही नाम है, लेकिन यही नाम ग्राम पंचायत में बदल जाते हैं। आदमी वैसी टाइप के, जैसे इधर के हेड को अध्यक्ष बोल दिए, इधर के हेड को क्या बोल दिए? सरपंच बोल दिए। तो इधर का अध्यक्ष समझ लो यही अध्यक्ष स्तर पर ही है, तो यहाँ अध्यक्ष की जगह सरपंच बोला जाता है, उपाध्यक्ष की जगह उप सरपंच बोल दिया जाता है, और सदस्य की जगह पंच बोल दिया जाता है। लेकिन ये किनकी भूमिका निभा रहे? ये पंच जो है जब इधर सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ये पंच इधर सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं। उप सरपंच उपाध्यक्ष जैसा हो गया है, नहीं उससे जैसा हो गया, और सरपंच अध्यक्ष जैसा हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ आई क्या? तो ये तीनों चीज आप याद रखेंगे। अब धारा 9 को हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे अगर बताऊं धारा 9 में क्या है, पंचायत की अलग से अवधि के बारे में आगे चल के डिटेल में दिया हुआ है कि प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल तक, 5 साल के लिए चुनाव होता है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए, तो पहला जब सम्मेलन होगा, पहला सम्मेलन जब होगा उस पहले सम्मेलन के बाद से 5 साल तक पंचायत की अवधि रहती है, 5 साल तक के लिए। ठीक है, तो धारा 9 में पंचायत की अवधि। बोले सर कौन सी पंचायत? ये अवधि। ठीक है, ये सब पंचायत की बात कर रहा हूं, ये तीनों पंचायत की बात कर रहा हूं। कब से? तो प्रथम सम्मेलन से कितने साल तक के लिए? 5 साल के लिए उसका डेट काउंट होता है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन से 5 साल के लिए। जैसे अगर मान के चलो 5 मार्च को पहला सम्मेलन हो रहा है, 5 मार्च 2025 को, तो 4 मार्च 2030 को उसका डेट समाप्त हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, चलो ठीक। अब देखो धारा 10 में एक बात दी है, उसको आप याद रखना। धारा 10 में एक बात दी गई है, उसको आप याद रखेंगे। खंड घोषित करना और जिला को खंड में बांटना, ये 2 चीजें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, धारा 10 के अंतर्गत बात याद रखना। ठीक है, कुछ अलग अलग धाराओं में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, या धारा 10 के सहित याद नहीं रखे तो भी चल जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, खंड घोषित करना, खंड घोषित करने का काम अलग है, और जिलों को खंड में बांटना मतलब किसी क्षेत्र को खंड का दर्जा देना वो अलग है, और जिलों के अंतर्गत ही तो विकास खंड रहेंगे। जिलों को खंड में बांटना, जिलों को खंड में बांटना, ये दोनों अलग अलग लोगों का काम है। बोले सर किसका किसका काम है? खंड घोषित करने का काम है राज्य सरकार का, और जिलों को खंड में बांटने का काम है राज्यपाल का। खंड घोषित कौन करता है? राज्य सरकार, और ये खंड, जिलों को खंड में बांटता कौन है? राज्यपाल। ये कंफ्यूजन ना हो करके इसको बता दिया गया। ठीक है, समझ आई बात? तो धारा 8 देख लिए, धारा 9 देख लिए, धारा 10 देख लिए, है ना। इसमें किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी जो किताब में उस पर भी आएंगे, उसके लिए तकलीफ नहीं पढ़ना है। 8, 9, 10 हम पढ़ लिए। धारा 11 में क्या दिया हुआ? पंचायतों का निगमन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? निगमन, पंचायतों का निगमन। बोले सर ये क्या है? निगमन क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना धारा 11 क्या कहता है कि ये जो जितने भी हम पंचायत पढ़ रहे हैं, ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये जो पंचायत हैं वो क्या होती है? निगमित इकाई होती है। पंचायत क्या होती है? निगमित इकाई होती है। कॉर्पोरेट बॉडी निगमित निकाय होती है। बोले सर निगमित निकाय का क्या मतलब है? निगमित निकाय का मतलब आप 2 अर्थों से निकाल सकते हो। कोई चीज अगर निगमित निकाय है उसका 2 मतलब, अगर कोई चीज निगमित निकाय है उसका 2 मतलब। पहला क्या कि वो शाश्वत उत्तराधिकार रखेगा, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? हमेशा शाश्वत उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, लोग आते जाते रहेंगे, पंच सरपंच मरते रहेंगे, लेकिन वो भैया ये व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। तो कोई चीज निगमित निकाय है यानी कि उसका क्या होगा? शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, कभी समाप्त नहीं होगी, है उत्तराधिकारी। और दूसरा, इन लोग संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। निगमित निकाय का मतलब कि वो संस्था क्या? संपत्ति अर्जित कर सकती है। अब संपत्ति स्थायी अस्थायी दोनों तौर पे हो सकती है। स्थायी अस्थायी, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, उतना दूर नहीं जाना है। ठीक है, तो धारा 11 क्या कहता है? निगमन। पंचायत एक निगमित निकाय है, इसका मतलब वो शाश्वत अधिकारी होगा उसका, और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अब अगर आप नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो वहां के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, ये तो ग्रामीण स्तर पर हो गए। शहरी क्षेत्रों में,
शहरी क्षेत्रों में ये ग्राम पंचायत की जगह नगर पंचायत आ जाता है, जनपद पंचायत की जगह नगर पालिका आ जाता है, नगर पालिका परिषद, और ये नगर निगम हो जाता है और कुछ नहीं। तो जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है वो भी क्या है, निगमित निकाय है। ठीक है, वो भी क्या है, निगमित निकाय है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब तीसरा चीज याद रखना, जब ये शाश्वत उत्तराधिकारी है, कभी भी आप ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ये जब काम कराने जाएंगे, ग्राम पंचायत मात्रो कात्रो ऐसा कहीं जाएंगे, तो बात समझना, वहां सील ठप्पा कोई नाम से नहीं आएगा कि फिलहाल फलाना अभी सरपंच है रामूलाल, तो उसके नाम से कोई सील नहीं लगेगा। मेरे पास आएंगे कोई, मैं फीस का रिसिप्ट देता हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो योगेन साहू क्लासेस का एक स्टैंप लगता है, मेरा साइन रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन ध्यान रखना मेरा, जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर आदमी का नाम ना रह के उसका अपना एक सील होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत मात्रो, ग्राम पंचायत कात्रो, ऐसा। ठीक, समझ आई बात। तो एक चीज और रखना, याद रख लेना, तीसरा बात क्या, कि उनकी सामान्य मुद्रा होगी, कॉमन सील होगी, सामान्य मुद्रा कॉमन सील होगी। मेरे ख्याल से तीन बातें आप याद रखेंगे, निगमित निकाय का ये तीनों मतलब आप जान लिए। अगला धारा कौन सा पढ़ेंगे, धारा 12। ठीक है, धारा 12 पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, हमने किसको किसको निगमित निकाय माना, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को। कहीं पे भी मैं जिक्र किया क्या ग्राम सभा का? बोले सर कुछ तो जिक्र किए थे इसके अलावा एक्स्ट्रा। हाँ, क्या बोला था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत निगमित निकाय है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये भी निगमित निकाय है। कहीं पे भी ग्राम सभा का जिक्र किया क्या? नहीं किया। तो ध्यान रखना, ग्राम सभा निगमित निकाय नहीं होती, लिख लेंगे उसको, ग्राम सभा निगमित निकाय नहीं होती है, ग्राम सभा निगमित निकाय नहीं होती है। धारा 12, धारा 12 सब यहीं पे लिख लेना, गोदागादी कर लेना, एक्स्ट्रा नोट्स बना लो, क्या दिक्कत है। हालांकि धारा 12 के बारे में आगे चल के आपको पढ़ने को मिल जाएगा, अभी पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। अब देखो, अब समझना, मान के चलो एक ग्राम पंचायत है, ठीक, एक ये ग्राम पंचायत है, ये इसका वार्डों में विभाजन किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धारा 12 के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं कि वार्डों का विभाजन कैसे करते हैं, ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, अभी देखो आप खुद चुनाव, अब इतने बड़े हो गए जो पढ़ रहे हो, मतलब आप 18 साल के तो हो गए होंगे, 18-20 साल के हो गए होंगे, आप चुनाव में पार्टिसिपेट तो करते होंगे ना पार्षदों के लिए, तो आपका एक अलग से वार्ड होता है कि नहीं होता, वार्ड 17 वार्ड मतलब एक इलाका हो गया। तो ऐसी अलग अलग ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है। ठीक है, अलग अलग ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। मान के चलो ये ग्राम पंचायत, कोई ए ग्राम पंचायत है, ए नाम का ग्राम पंचायत है, उसको अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है सुविधा की दृष्टि से। तो कितने वार्डों में बांटा जाएगा, कितने वार्डों में बांटा जाएगा, तो उसके लिए एक आधार है कि मिनिमम, ध्यान रखना, मिनिमम 10 वार्ड होंगे और मैक्सिमम 20 वार्ड होंगे। मिनिमम कितने वार्ड होंगे, 10, और मैक्सिमम कितने होंगे, 20। मिनिमम 10 वार्ड और मैक्सिमम 20 वार्ड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कहीं किसी ग्राम पंचायत में अगर उसकी जनसंख्या 1000 से कम है, 1000 से कम है, तो न्यूनतम कितनी होगी, 10,000, और 1000 से ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो मैक्सिमम 20 वार्ड तक रख सकते हैं। जैसे अगर 1100 जनसंख्या हो गई तो अपन 11 वार्ड बना दिए, 1200 हो गई 12 बना दिया, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 वार्ड से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 20 है। जहां की जनसंख्या 1000 से कम होगी वहां कितने वार्ड बांटेंगे, मिनिमम 10 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और इन वार्डों को बांटते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि हर वार्ड में बराबर बराबर लोग आए, जनसंख्या बटे। मान के चलो ये भैया जो 10,000 की जनसंख्या है, तो कोशिश करेंगे सब में 1-1 बट जाए। समझ आई बात? ठीक, तो ये हम धारा 12 भी पढ़ लिए। ठीक है, धारा 12 भी पढ़ लिए। अब धारा 13 क्या है उसको देख लेते हैं। धारा 13 पंचायतों की गठन की बात करता है। ठीक है, ये पंचायत, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। तो वो पंचायत किससे मिलकर बना होगा, पंच और सरपंच से मिलकर बनता है। पंच और सरपंच से मिलकर बनता है। बोलो सर यहाँ पे तो उप सरपंच भी दिए हैं, आपस में पंच में से कोई एक व्यक्ति को उप सरपंच बना दिया जाता है। इस बात को हमको पढ़ना है। ठीक, अब ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, अब हम थोड़ा किताब से भी देख लेते हैं। ये सब प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ओपन सरपंच इन लोग राजनीतिक अधिकारी हैं। ये सर क्या दिया हुआ है, जिला पंचायत का सीईओ है।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ग्राम पंचायत में सचिव, क्या लिखा हुआ, ये सब प्रशासनिक अधिकारी है, मतलब जॉब वाले हैं, वो सब राजनीतिक अधिकारी हैं सब, ठीक है। चलो, ग्राम पंचायत का गठन एवं संरचना, तो प्रावधान क्या दिया हुआ, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 13, अभी जैसे धारा 13 ही बताया ना, ये ग्राम पंचायत के गठन में दिया हुआ, जो लास्ट पॉइंट बताया। और ये किससे मिलकर बनता होता है, पंच और सरपंच से। बोले सर उप सरपंच भी तो लिखाए थे, तो ये भी तो बताया था कि उप सरपंच इन्हीं पंच में से ही चुनकर आता है, ठीक। अभी देखेंगे उसको, समझने वाली बात है। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। गठन, प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों एवं सरपंचों से मिलकर बनेगा। सर ये निर्वाचित का क्या मतलब है, तो ध्यान देना ना, निर्वाचित मतलब होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष, जिसमें हम और आप जैसे लोग वोट डालने जाएंगे। तो पंच एवं सरपंचों का निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कहां पर, तो ये क्या बात लिखा हुआ है देखो, ग्राम किंतु कहां पर होगा, ग्राम में होगा, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। किंतु प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत गठित होना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस गांव की जनसंख्या 1000 से कम है उसे आश्रित ग्राम के रूप में रखा जाएगा। और अगर ये कंपलसरी नहीं है, ये बोल रहा है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, जिसमें से एक ग्राम ग्राम पंचायत होगा और शेष आश्रित ग्राम होगा। ओके, ठीक है। सदस्य की संख्या मैंने बताई कि न्यूनतम संख्या कैसे होंगे, 10 और अधिकतम संख्या 20। अभी मैं आपको क्या बताया, अभी मैं आपको यह बताया कि जो ग्राम पंचायत है अलग अलग वार्डों में बटा होगा। ये जो ग्राम पंचायत है अलग अलग वार्डों में बटा होगा। तो भैया अगर 10 वार्ड है तो 10 हर वार्ड से कितने एक पंच चुने जाएंगे। वो जो सदस्य है ना, न्यूनतम सदस्य संख्या लिखा हुआ है, ये जो संख्या है न्यूनतम संख्या मतलब किसकी, वार्डों की संख्या, और वहां के सदस्य मतलब कौन, पंच, जो शुरुआत में बताया था पंच, यही सदस्य है। तो न्यूनतम संख्या 10 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20, मतलब ये वार्ड की संख्या बताई जा रही है, ठीक है। और वहां से एक एक पंच चुनकर आएंगे, और ये पूरा सभी वार्डों से मिलाकर एक सरपंच भी आएगा। ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित पंचों को कहा जाता है, ये मैं बताया, ग्राम पंचायत सदस्य किसको, निर्वाचित पंचों को कहा जाता है, ठीक। सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित और एक होता है पदेन। अभी ये निर्वाचित और पदेन, इसमें ये पदेन जैसा कुछ भी नहीं है, हालांकि राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है, उसको भी पढ़ेंगे। निर्वाचित सदस्य पंच, सरपंच, इन लोग निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और ध्यान देना, उप सरपंच भी निर्वाचित होता है, बट ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये अप्रत्यक्ष से। बोले सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, पहले दृष्टि में पंच और सरपंच का चुनाव होता है, फिर यही आपस में पंच और सरपंच लोग मिलके अपने बीच से क्या चुनते हैं, उप सरपंच चुनते हैं, ठीक है। पंच क्या किताबों में कहीं लिखा रहता है या कभी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान देना, पंच सरपंच, पंच जो है वो उप सरपंच का चुनाव भाग नहीं लेता, पंच और सरपंच दोनों लेते हैं, तो सरपंच भी उप सरपंच के चुनाव में भाग लेगा। इन लोग आपस में मान के चलो 10 पंच और एक सरपंच है, ये 10 + 1 11 लोग मिलके अपने बीच से किसको चुनेंगे, उप सरपंच को चुनेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, जो सरपंच है तो सरपंच के पद के लिए रहेगा ना, उप सरपंच में से यही पंच में से कोई एक खड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव समझ गए। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें हम लोग डायरेक्ट जाकर वोट दें, अप्रत्यक्ष मतलब जो हम चुने हैं, हम किसको चुने, पंच और सरपंच को, इन लोग अगर किसी और को चुन रहे हैं तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा। समझ आ रही बात। अब ये उप सरपंच के लिए इन्हीं पंच में से कोई खड़ा हुआ है, तो क्या वो खुद के लिए वोट देगा, सोच के देखो, बिल्कुल देगा, क्योंकि वो भी तो पंच है, वो भी तो पंच है। भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं वोट नहीं दूं, मैं आदमी नहीं हूं, मैं भी वोट दूंगा, ठीक। तो अगर कोई उप सरपंच के लिए खड़ा है तो वो अपने लिए भी वोट कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो भी तो पंच है, पंच होने के नाते वो वोट दे सकता है। सरपंच करेगा कि नहीं, उप सरपंच के लिए करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। समझ आ रही बात। तो और जो देखो, जो चुनाव में जीत गया, मतलब 11 लोग हैं, एक को 6 मिल गया, एक को 5 मिल गया, 6 वाला जीत जाएगा, क्या 6 वाला जीत जाएगा। समझ आई बात। आगे देखते हैं, पदेन सदस्य जैसा तो कुछ भी नहीं है। मनोनयन, मनोनयन ये क्या है भैया, देखो आधार, जिस ग्राम पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उसमें राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा एक निःशक्त व्यक्ति को उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कितने, एक व्यक्ति को, जो कम से कम कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। बोले सर क्या वाले नहीं समझ आया, जैसे मान के चलो 10 ठोक पंच चुन के आए, 10 में से अगर एक व्यक्ति या 1-2 व्यक्ति, जो भी एक व्यक्ति डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड है मतलब हाथ पांव से निःशक्त व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है तो राज्य सरकार जो है वो एक निःशक्त व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर देगा, मनोनीत कर देगा। समझ आ रही बात। और कम से कम उसका काम कितना साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा।
जनसंख्या देखिए, प्रत्येक 1000 जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, किंतु किसी एक गांव में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर एक से अधिक ग्राम पंचायतें नहीं होंगी, अर्थात एक गांव में एक से अधिक ग्राम पंचायत नहीं होगा, चाहे वहां जनसंख्या जितनी भी हो जाए। मतलब ज्यादा होते चले जाएगा तो ऐसा नहीं कि 20 से ज्यादा कर दिए, ऐसा नहीं। ग्राम पंचायत का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, ना कि मतदाता के आधार पर। यह भी बात को याद रखना, जनसंख्या के आधार पर होता है। अभी तक जो शब्द यूज किया गया वो जनसंख्या के आधार पर था, ना कि मतदाता के आधार पर। ठीक है, समझ लो, मैं अगर मेरे परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग में 4 लोग 18 साल के ऊपर हैं और 2 साल 18 साल के नीचे हैं, तो हमारे परिवार की जनसंख्या 6 हुई, लेकिन मतदाता केवल 4 होंगे, क्योंकि 18 के ऊपर ही वोट डाल सकते हैं। तो उस बात को याद रखेंगे। वार्ड ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होते हैं, जिनकी संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होगी, जिसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वार्डों से निर्वाचित सदस्य को पंच कहा जाता है। वार्ड गठन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए, है ना, समान में बांटने का प्रयास किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से कम हो, वहां कम से कम 10 वार्ड होंगे, जो शुरुआत में बता दिया। जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, वहां अधिक से अधिक 20 वार्ड होंगे। मतलब अगर 1200 हो गया तो 12 वार्ड बना दिए, 1300 हो गया 13 वार्ड बना दिए, ऐसा। लोक सेवक कौन कौन कहलाते हैं? तो जो राजनीतिक कर्मचारी थे, समझ, राजनीतिक अधिकारी थे, सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये सब राजनीतिक हो गए, राजनीतिक पदाधिकारी, और ये प्रशासनिक पदाधिकारी हो गए। ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? ये लोक सेवक कहलाते हैं। लोगों के लिए जिम्मेदार है, लोगों की सेवा के लिए। प्रमुख में देखो, राजनीतिक प्रमुख सरपंच हो गया, प्रशासनिक प्रमुख सचिव हो गया। ठीक है, समझ आई बात? मुख्यालय का बदलना, ये जो मुख्यालय, ग्राम पंचायत का मुख्यालय कौन बदल सकता है? तो इस बात को याद रखने इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदल सकते हैं। ग्राम पंचायत में तो बहुत सारे गांव हो गए, ठीक है, तो जरूरी नहीं हर गांव में मुख्यालय हो, किसी एक ही में मुख्यालय होगा। उसका जगह चेंज कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात समझना, मान के चलो अलग अलग वार्ड है, ये एक वार्ड, ये दूसरा वार्ड, ये तीसरा वार्ड। एक व्यक्ति पहले वार्ड का है ना, ये व्यक्ति जो है वो पहले वार्ड का है, तो क्या ऐसा होगा कि अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा? नहीं, ग्राम पंचायत में तो सभी आ रहे हैं, ये तीनों चारों गांव आएंगे, तीनों चारों वार्ड आएंगे, तो क्या ये सिर्फ अपने वार्ड से चुनाव लड़ेगा? नहीं, ये जो ए है ये अपने वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है और इससे भी लड़ सकता है, तीसरे से भी। मान के चलो ये पंच के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, रहता कहाँ है ये ए? ये रहता है वार्ड 1 में, तो वार्ड 1 में भी चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि भैया मेरे गली वाले मोहल्ले वाले मुझसे चिढ़ते हैं, मैं वार्ड 3 से खड़ा होऊंगा, खड़ा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो वार्ड 1 के रहते हुए भी ये वार्ड 3 में खड़ा हो सकता है, लेकिन बोलेगा कि नहीं मैं वार्ड 1 में भी खड़ा हो जाता हूँ और वार्ड 3 में भी खड़ा हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसको बिठा दिया जाएगा एक जगह से, बोले दोनों जगह से बैठो, ऐसा नहीं है, एक जगह से। वार्ड 1 का है लेकिन वार्ड 3 से चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ लेगा। वार्ड का है और वार्ड 1 से ही चुनाव लड़ सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन वार्ड 1 का और दोनों जगह से लड़ूंगा बोलेगा तो नहीं होगा, नामांकन भर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में एक को वापस लेना पड़ता है। ठीक, इतनी सी बात समझ आई? चलिए, तो मैं क्या बोला, किसी भी एक पद के लिए ना 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जैसे पंच है तो 2 जगह से एक साथ पंच के लिए खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो पंच है तो वो सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकता है, अलग अलग पद के लिए खड़ा हो सकता है, 2 अलग अलग जगह के लिए। पंच है तो सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है, सरपंच के लिए खड़ा हो रहा है, पंच के लिए खड़ा हो सकता है। बोले पंच है मैं सर वो जनपद सदस्य के लिए खड़ा होऊंगा, बिल्कुल खड़ा हो जाओ जनपद सदस्य के लिए, क्योंकि अलग पद है, अभी आगे पढ़ेंगे जनपद और जिला में। पंच है जिला पंचायत के सदस्य के लिए खड़ा होऊंगा, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंच है और दूसरे वार्ड से भी पंच के लिए खड़ा होऊंगा, बोलेगा नहीं। एक ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए, दूसरे ग्राम पंचायत सरपंच के लिए, दोनों के लिए खड़ा हो जाए, नहीं, अलग अलग पद के लिए अलग अलग जगह से खड़े होते हैं। ठीक, समझ आई बात? चलिए, आगे बढ़ेंगे। सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, जो हालांकि डिटेल तो हम पढ़ ही लिए, तो मेरे ख्याल से वो बात समझ आ गई होगी कि अगर पंच 2 जगह से लड़ लूँ नहीं हो पाएगा, सरपंच 2 जगह से नहीं हो पाएगा, लेकिन पंच के साथ सरपंच लड़ लिया, सरपंच के साथ जनपद और जिला का सदस्य भी लड़ लिया, हो जाएगा। अच्छा, दोनों जगह चुनाव जीत गया तो, दोनों जगह चुनाव जीत गया तो, जैसे कोई पंच के लिए खड़ा हुआ था और सरपंच के लिए भी खड़ा हुआ था, इसमें भी जीत गया इसमें भी जीत गया, तो उसको बताना होता है कि कौन सा पद धारण करूंगा, 10 दिन के अंदर बताना होता है, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। लेकिन नहीं बताएगा तो ये मान लिया जाता है कि बड़ा पद ही उसको चाहिए। कौन पंच में रहेगा अगर सरपंच बन जाएगा तो? ठीक, चलो।
सरपंच के बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन कहने का तात्पर्य हम और आप जैसे लोग डायरेक्ट वोट देंगे उनको, है ना। द्वारा, किसके द्वारा? सभी मतदाताओं द्वारा, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा। यदि दो उम्मीदवार का मत मूल्य बराबर हो जाता है तो लॉट पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है। यहाँ पे कोई कास्टिंग वोट नहीं रहता, कोई निर्णायक वोट जैसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। निर्णायक वोट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लॉटरी निकाला जाता है, कागज में नाम लिखेंगे और एक ठोक निकालेंगे, वही लॉट सिस्टम हो गया। लॉट माध्यम से चयन किया जाता है। एक तो कोई सी मूवी थी, उसमें अक्षय खन्ना था और एक और हीरो था, दोनों एक लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की तो एक ही शादी कर सकती थी, तो क्या करते हैं? लॉट सिस्टम निकालते हैं, ठीक है, नाम लिखते हैं। बस ऐसी लॉट पद्धति के माध्यम से चयन करते हैं, ठीक। भूमिका, ये सर्वोच्च पद है ग्राम पंचायत में राजनीतिक रूप से। ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति भी होता है। ये समिति वाले को आगे हम पढ़ेंगे। ये ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति, अलग अलग समिति होती है काम करने के लिए। उस पंचायत क्षेत्र में भी काम करने के लिए अलग क्या बनी होती है? समिति बनी होती है। उसमें से एक समिति होती है सामान्य प्रशासन समिति। कौन सी समिति? सामान्य प्रशासन समिति। तो सामान्य प्रशासन समिति, अब समिति है तो समिति में कुछ मेंबर होंगे, कुछ सदस्य होंगे, कुछ उसके अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष बोल दो तो सभापति, है ना। तो भैया ये जो सरपंच है वो पदेन सभापति होता है, मतलब जो सरपंच बन गया वो ऑटोमेटिक इसका सभापति हो जाएगा, पदेन, उसी को बोलते हैं पदेन। पात्रता, आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ठीक है। देखो पात्रता, ये जो सरपंच बनने के लिए योग्यता है ना, तो जो पंच बन सकता है वो सरपंच भी बन सकता है। मतलब अगर वो पंच होने की पात्रता रखता है तो सरपंच भी हो जाएगा। अगर पंच बन सकता है तो क्या बन सकता है? सरपंच बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पहले से सांसद या विधायक है, सांसद या विधायक है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वहां से जीत गया तो सांसद है। सांसद मतलब संसद सदस्य, संसद के किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसका सदस्य है। विधायक मतलब विधानमंडल का सदस्य, ठीक, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, हमारे यहाँ तो विधानसभा ही है। अगर सांसद या विधायक है तो वो भैया सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा वो पद। एक और बात जानना जरूरी है, आवेदक किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति एवं उपसभापति अगर होगा तो भी वो सरपंच के लिए नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो पात्रता क्या क्या हो गई? आवेदक पंच होने की पात्रता हो, सांसद या विधायक ना हो तभी तो पात्र रहेगा, होगा तो अपात्र। और क्या नहीं होना चाहिए? सभापति उपसभापति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ही लड़ पाएगा, होगा तो नहीं लड़ पाएगा। कहीं पे भी मैं सहकारी सोसाइटी का सभापति एवं उपसभापति ही बोला क्या? कहीं पे सदस्य बोला क्या? सहकारी सोसाइटी का नहीं बोला। तो अगर वो सहकारी सोसाइटी का सदस्य है तो सरपंच के लिए लड़ पाएगा क्या? हाँ। सभापति उपसभापति का सदस्य हो, सभापति उपसभापति हो तो नहीं लड़ पाएगा, सदस्य हो लड़ पाएगा, ठीक है, समझ में। लेकिन ये जो संसद सदस्य जो बोलते हैं ना, वो मतलब सांसद है, विधानसभा के, विधानमंडल या विधानसभा के सदस्य मतलब वो विधायक है, यहाँ का सदस्य लड़ सकता है। अपात्र घोषित किस तरीके से किया था? 243F, F में फेलियर है, फेलियर मतलब फेल हो गए, अपात्र हो गए, ठीक है। तो 243F आगे चल के हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी जो इसके बाद ये सरपंच को हटाने की, निकालने की, कोरम वाला ये सब जो प्रावधान है उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। हम क्या पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्थानापन्न सरपंच और बहिर्गामी सरपंच, इसको 2 मिनट देख लेते हैं क्या चीज है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो बीच वाला पोर्शन छूटा हुआ है ना, कुछ कारणवश छूटा रहा हूँ, है ना, एक साथ में उसको पढ़ेंगे। स्थानापन्न सरपंच, सरपंच के अलावा एक कार्यवाहक सरपंच सुनेंगे, ठीक है, क्या सुनेंगे? कार्यवाहक सरपंच सुनेंगे, एक स्थानापन्न सरपंच सुनेंगे, एक बहिर्गामी सरपंच सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बहिर्गामी सरपंच क्या होता है उसको बताता हूं। बहिर्गामी सरपंच कहने का तात्पर्य है पूर्व सरपंच। अब जैसे भैया अभी चुनाव हो रहा है तो क्या इससे पहले किसी ग्राम में कोई सरपंच नहीं होगा क्या? होगा सर, ठीक है, कोई ना कोई सरपंच तो होगा ही पहले। तो वही जो पहले का सरपंच है, वही जो पूर्व का सरपंच है, वो क्या कहलाता है? बहिर्गामी सरपंच कहलाता है। पूर्व सरपंच को ही क्या बोलते हैं? बहिर्गामी सरपंच बोलते हैं। इसका जिक्र क्यों आ रहा है? इसका जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बहिर्गामी सरपंच है ना, इसको नए सरपंच जो चुन के आएगा उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कुछ भी डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखता, बहुत सारे रजिस्टर हैं, लेख होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो सबको अपने पास रखे रहेगा तो उसको देना पड़ेगा, और नहीं देते तो कार्रवाई होती है। तो बहिर्गामी सरपंच वह सरपंच होता है जो पूर्व में
सरपंच के पद पर था, परंतु वर्तमान में नहीं है। बहिर्गमी सरपंच अपने कब्जे में कोई कागज या पत्र या संपत्ति नए निर्वाचित सरपंच को नहीं सौंपता है या सौंपने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी, और यहाँ पे विहित प्राधिकारी मतलब कौन, तहसीलदार द्वारा बहिर्गामी सरपंच के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सौंपना पड़ेगा, कब तक सौंपेगा यही बताता है तहसीलदार, भैया इतने दिन तक हैंडओवर कर देना, ठीक है। वो चार्ज देते हैं ना, चार्ज देते हैं, ये सब भैया डॉक्यूमेंट में सबमिट कर दिया, साइन नहीं होता, ठीक। अगर नहीं दिया तो तहसीलदार कार्रवाई करेगा, ठीक है। कार्रवाई हो गया, दोषी पाया गया तो दोषी पाए जाने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के लिए, 6 साल के लिए पंचायत का सदस्य या पदाधिकारी नहीं होगा, है ना, मतलब क्वालिफाई नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये जो 6 साल की अवधि के लिए जो टाइम डिसाइड है ना, ये जो सजा मिली है 6 साल, इसको राज्य सरकार चाहे तो पूरा माफ कर सकती है या उस अवधि को कम कर सकती है, लेकिन इसके लिए क्या बताना होता है, कारण बताना होता है। क्या बताना होता है, कारण बताना होता है। ये बात समझ आई? चलिए, अगर ये बात समझ आ गई होगी तो हम अब उप सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, उप सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर पंच तो इधर नीचे दिया ही हुआ है। उप सरपंच निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भी पता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहने का तात्पर्य हम लोग पहले पंच और सरपंच को चुन लिए, और पंच और सरपंच फिर किसको चुनेंगे, उप सरपंच को, ठीक है। हम लोग किसको चुने, पंच को चुने, पंच के लिए चुनाव दिए। हम लोग किसको चुने, सरपंच को चुने। अब सरपंच और पंच और सरपंच मिलके किसको चुनेंगे, उप सरपंच को चुनेंगे। तो किसके द्वारा चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों यानी कि पंचों द्वारा चुनाव किया जाता है। लेकिन केवल पंच नहीं है, केवल पंच नहीं, इसमें और जोड़ लेना क्या, सरपंच। पंच और सरपंच दोनों के द्वारा इसको वोट दिया जाता है। उप सरपंच के चुनाव में पंच और सरपंच मत देते हैं, ये बता दिया ऊपर। उप सरपंच के चुनाव में यदि बराबर मत होता है तो विहित प्राधिकारी यानी कि तहसीलदार लॉट पद्धति से उप सरपंच का चुनाव करते हैं। फिर वही लॉटरी सिस्टम वाली बात आ जाएगी, ठीक है, समझ आई बात, लॉटरी सिस्टम वाली बात आ जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो पंच के साथ साथ सरपंच भी पार्टिसिपेट करता है। वोट बराबर हो जाए तो क्या कोई कास्टिंग वोट देता है, नहीं, कोई कास्टिंग वोट नहीं देता है। डायरेक्ट कैसे, लॉटरी सिस्टम से हम लोग क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि उप सरपंच का चुनाव कब होगा भैया। पंच सरपंच इन लोगों के चुनाव के लिए तो डेट आता है, पंचायत चुनाव जैसे अभी 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख ऐसे डेट आता है, पंच सरपंच को उसमें चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट भी उसी दिन फाइनल हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। उप सरपंच का चुनाव कब होता है, तो ध्यान रखना, जिस समय इसका चुनाव कब होगा, तो पंच और सरपंच का जो चुनाव संपन्न हुआ, इनका चुनाव होने के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाया जाता है। ग्राम पंचायत में तो पंच सरपंच रहेंगे, ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। कब होगा उप सरपंच का चुनाव, तो जिस दिन पंच और सरपंच का चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा। तो चूंकि ये ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुला रहे हैं, तो क्या इसको मैं प्रथम सम्मेलन बोल दूं, पहला सम्मेलन, तो क्या इसको प्रथम सम्मेलन बोल दूं, बोलोगे आप हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, ये प्रथम सम्मेलन नहीं कहलाता। बोले सर काहे, देखो ये जो प्रथम सम्मेलन मतलब उनका जो काम करना है, काम स्टार्ट होगा, डिस्कशन होगा, मीटिंग करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, उस दिन जो काम के लिए आना है ना, उस दिन को हम प्रथम सम्मेलन बोलेंगे। लेकिन ये यहाँ पे मीटिंग चर्चा करने नहीं आ रहे, कुछ काम के लिए चर्चा नहीं करने आ रहे, कुछ योजना बनाने नहीं आ रहे, कुछ डिस्कशन करने नहीं आ रहे, किस लिए आ रहे हैं, उप सरपंच का चुनाव करने के लिए। तो ये जो सम्मेलन है वो प्रथम सम्मेलन नहीं है, ये सम्मेलन किस लिए है, उप सरपंच का चुनाव के लिए। समझ आई बात, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कहां, जब इनका चुनाव संपन्न हो जाता है तो, ठीक। अब 30 दिन के अंदर मतलब वो 25 दिन में भी बुला लिया, 27 दिन में, 28 दिन में, तो कब बुलाना है, ये डेट कौन डिसाइड करता है, ये डेट डिसाइड करेगा कलेक्टर। डेट कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। यानी कि भैया जैसे 1 मार्च को हो गया, 30 दिन के अंदर मतलब कभी भी 30 मार्च तक बुला सकते हैं, तो कलेक्टर डेट बता दिया 25 मार्च को आ जाना भैया, 25 मार्च को, ठीक। तो डेट कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। लेकिन बुलाएगा कौन, बुलाने का काम कलेक्टर किसी को सौंपता है, किसी अधिकारी को, और वो अधिकारी ज्यादातर कौन से स्तर का रहता है, तहसीलदार। तो बुलाने का काम कौन करता है, तहसीलदार, ठीक है। बुलाने का काम कौन कर रहा है, तहसीलदार। तो सर ये कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्टर डेट डिसाइड कर रहा है, बुलाने का काम मतलब तहसीलदार फिर नोटिस जारी करेगा कि भैया इस दिन तुम लोग आ जाओ, ठीक है, सूचना जारी करेगा कि इस दिन सम्मेलन के लिए उपस्थित होना है तुम लोगों को, ठीक है, समझ आई बात, ठीक। चलो, उप सरपंच के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट कर लिया,
सरपंच भी कर लिए, पंच भी कर लिए, और डेट वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है, वो सरपंच चुने जाने के बाद वो पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता, वो पंच भी रहता है और उप सरपंच के रूप में भी काम करता है। योग्यता पंच बनने की जो योग्यता है वही, जब पंच बनेगा तो पंच में से तो उप सरपंच बन रहे हैं, तो इसकी योग्यता, उप सरपंच की योग्यता क्या होगी, पंच बनने की। उप सरपंच एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। उप सरपंच के पद के लिए पंचायत में भू संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था क्या चीज जरूरी नहीं है, वो सब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पूछ दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आरक्षण यदि सरपंच आरक्षित वर्ग से है तो निश्चित रूप से उप सरपंच आरक्षित वर्ग से होगा। ये सब क्या पॉइंट है इसको मैं बताता हूं। देखो 2 कंडीशन देखेंगे हम लोग, 2 कंडीशन देखेंगे। सरपंच समझ लिए क्या है, उप सरपंच समझ लो, समझ लिए, ठीक। अगर सरपंच एसटी, एससी या ओबीसी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन, सरपंच। महिला लिखा क्या, नहीं, केवल एसटी, केवल एससी ओबीसी, महिला पुरुष को भी हो सकता है। अगर सरपंच एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी का है तो उप सरपंच किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। किसी भी कैटेगरी कहने का तात्पर्य वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, वो एसटी भी हो सकता है, वो एससी भी हो सकता है, वो ओबीसी भी हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये देखे, ठीक। लेकिन अगर सरपंच एसटी, एससी, ओबीसी का नहीं होता, ठीक है, देखो एसटी, एससी, ओबीसी में से हो गया तो वो किसी भी कैटेगरी से होगा, लेकिन अगर एसटी, एससी, ओबीसी में से किसी में भी नहीं है तो यहाँ पे कंपलसरी किसका होना चाहिए, एसटी, एससी और ओबीसी। जनरल कैंडिडेट का कोई रोल नहीं रहता। मतलब अगर इधर कोई आरक्षित, ये सारे क्या है, आरक्षित वर्ग के हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकता हूँ क्या, अगर सरपंच आरक्षित वर्ग का है तो यहाँ किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, वो अनारक्षित भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये अनारक्षित है तो कंपलसरी इधर कौन होने चाहिए, उप सरपंच कौन होने चाहिए, आरक्षित वर्ग के होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक। चलिए, कार्यवाहक सरपंच एक प्रकार का सरपंच हो गया। स्थानापन्न सरपंच और बहिर्गामी सरपंच, 3 प्रकार के सरपंच हम देखेंगे। तो बहिर्गामी सरपंच मतलब पूर्व सरपंच, अगर सरपंच मर जाता है या त्यागपत्र दे देता है तो उसके जगह किसी को लाते हैं तो उसको स्थानापन्न सरपंच, मतलब उसके स्थान पर किसी को लेकर आ रहे हैं। और सरपंच का चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो अपने बीच से किसी को सरपंच बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्यवाहक सरपंच, ठीक है। तो 3 अलग अलग सरपंच को भी ध्यान रख लेना, 3 शब्द सुनेंगे आप, ठीक। चलिए, ये पच्युत वाला जो पॉइंट है अलग से एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नहीं देख रहे। पंच का निर्वाचन होता है कैसे, प्रत्यक्ष रूप से वार्ड के मतदाताओं द्वारा। पंचों के चुनाव में बराबर मत आने पर विभिन्न प्राधिकारी द्वारा लॉट पद्धति द्वारा निर्णय लिया जाता है। उत्तरदायित्व तो ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच उत्तरदायित्व होते हैं। इसको तो हम ग्राम सभा वाले में पढ़ चुके हैं ये टॉपिक को। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 10 पंच हो सकते हैं। ये पंच की जगह वार्ड रहे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 वार्ड होंगे तो 10 पंच होंगे। पद मुक्ति वाला एक साथ हम बोले, एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो पीडीएफ कितना ईजी हो जाएगा अगर आपके पास एक किताब है। किसी किताब को भी पढ़ लेना बहुत बड़ी बात होती है, उसके अंदर के प्रावधान पढ़ लेना बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा जो डिटेल बता रहा हूँ उसको लिख के आप पढ़ लिए तो समझ लो पंचायती राज पे एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड होगा आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए या तो आप किताब रख लें या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें और जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में गोदागादी कर दे, उसमें पढ़ लें उसको, ठीक। ये वीडियो बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, एफर्ट जाता है, इसका आपको सम्मान करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक। जो बच्चे एडीओ की कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एडीओ का कोर्स भी अवेलेबल है, बाजू में सब डिटेल दिख रहा होगा, वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.